Hello guys, welcome to group study, and today we are going to do unit number 4 of our software engineering subject one shot में. The name of the chapter is design engineering और जो topics हम करने वाले हैं वो ये हैं. We will only do जो सबसे ज़्यादा जो PYQ जहाँ से उठे हैं अपन वो topics करेंगे. So let's begin. So the first topic is concept of design. ठीक है. As you can see, this is frequently asked question in PYQs. So design क्या होता है? For suppose you are a developer, I am a customer. ठीक है. तो डिज़ाइन रटते नहीं. ठीक है. अपन बहुत easy सी चीज़ जिसे we already know this. So you are a developer, I am a customer. Now what is design? ओके, व्हाट इज़ डिज़ाइन? डिज़ाइन क्या होगा? मैं आपको रिक्वायरमेंट्स दूंगा, ठीक है, और आप एक ऐसा मॉडल तैयार करोगे जो मेरे रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसलेट करेगा. मेरा रिक्वायरमेंट अभी मेरे पास शब्द है, मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा मेरे मुंह से, और आप उस रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसलेट करोगे एक प्रोडक्ट्स में. ठीक है. अब अभी मेरे रिक्वायरमेंट्स में कुछ डिटेल्स होंगे ना. फॉर एग्जांपल डिटेल्स होंगे कि मुझे कैसा सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम, क्या क्या मुझको कैसा आर्किटेक्चर चाहिए, कैसा इंटरफेस चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे जो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ज़रूरी होंगे, सब डिटेल्स होंगे. या आप इम्प्लीमेंट करोगे डिज़ाइन में. सो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ठीक है, एक मॉडल है सॉफ्टवेयर का विच ट्रांसलेट्स द रिक्वायरमेंट्स इनटू फिनिश सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. बराबर क्या किया? ट्रांसलेट किया मेरे रिक्वायरमेंट्स को इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट. राइट नाउ इन विच उसके बाद उसके डिटेल्स अबाउट द सॉफ्टवेयर डेटा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर इंटरफेस एंड कंपोनेंट्स. डेटा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स एंड इंटरफेस क्या क्या है? डेटा स्ट्रक्चर मतलब DS डेटा स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर मतलब A डेटा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर इंटरफेस एंड कंपोनेंट्स. तो ये क्या बन रहा है? DAIC. कुछ बन रहा है क्या? कीड़ा बन रहा है. CIDA. मैंने एक न्यूमेरिक्स बना दिया. C इज़ फॉर अपना कंपोनेंट्स, I इज़ फॉर इंटरफेस, D इज़ फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड A इज़ फॉर आर्किटेक्चर. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर. तो ये चार चीज़ें हैं जो डिटेल्स दिए होंगे अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट. कुछ डिटेल्स भी इम्प्लीमेंट करोगे आप तो वो ये डिटेल्स होंगे. ठीक है. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट, ये अलॉन्ग विद द डेफिनेशन, नाउ फ्यू मोर पॉइंट्स विच वी नीड टू रिमेंबर इज फर्स्ट कि ये एक इटरेटिव प्रोसेस है. इटरेटिव मतलब क्या? इटरेट करते हैं मतलब एक साथ नहीं होता. सारा जो हमारा प्रोडक्ट प्रोसेस है वो एक बार में नहीं होता. अपन इटरेट करते हैं वन बाय वन. राइट. सो सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन है अपना इज़ अ इटरेटिव प्रोसेस. ठीक है. शिट, क्या किया मैंने? जस्ट अ सेकेंड. या सो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ओके, फॉर शॉर्ट फॉर्म अपने अपने सुविधा के लिए विल से SD. ठीक. तो वेन एवर आई विल से SD मतलब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन. राइट. सो SD क्या है? एक इटरेटिव प्रोसेस है. बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है SD इज एन इटरेटिव प्रोसेस. राइट. इटरेटिव मतलब इटरेट करते हैं. इन विच द यूजर रिक्वायरमेंट्स कैन बी ट्रांसलेट इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट इसमें इटरेटिव प्रोसेस तो है ही, बट डिज़ाइन में होता क्या है? हमारे रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसलेट किया जाता है इन वो फाइनल प्रोडक्ट. राइट. सेकंड चीज़ व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज इनिशियल स्टेज में जो सॉफ्टवेयर होता है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एज एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट व्यू? नाउ एब्स्ट्रैक्ट व्यू मतलब क्या? ऊपर ऊपर से, लाइक व्हाट टू डू is defined but how to do is not defined. So we just know what are the requirements, but how those requirements are going to fulfilled उसके बारे में कोई बात नहीं होती. हमको बस ऊपर ऊपर से चीज़ें पता होती है. तो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स अगर आप मैं कस्टमर हो, आप डेवलपर हो, जब स्टार्टिंग में हमारी कम्युनिकेशंस होंगी तो हमें स्टार्टिंग में बस एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू पता होगा कि काम क्या करना है. उसके बाद ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट इटरेशन, जैसे जैसे आप इटरेट करोगे, जैसे जैसे आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, तो आप फंक्शनल एंड बिहेवियर जो है फंक्शनल और जो बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स है वो ट्रेस करोगे डिटेल में. स्टार्टिंग में ही तो नहीं करोगे ना. बात किया और सीधा सीधा पहले एब्स्ट्रैक्ट व्यू होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एब्स्ट्रैक्ट व्यू फंक्शन एंड बिहेवियरल रिक्वायरमेंट जो होंगे वो ट्रेस किए जाएंगे. ठीक है. इसका मतलब यही है कि एट ईच इटरेशन, हर एक इटरेशन के साथ रिफाइनमेंट मतलब क्या? छन्ना है ना. रिफाइन होगा आपको जो प्रोडक्ट है वो रिफाइन होगा. हर एक इटरेशन में रिफाइन होगा और फंक्शनलिटी बढ़ेंगी और बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगे और उसमें अपन फंक्शनलिटीज ऐड करेंगे. तो हर रिफाइनमेंट होता रहेगा हर स्टेप बाय स्टेप हर इटरेशन में. सो एच ईच इटरेशंस रिफाइनमेंट इज मेड. ठीक है. टू ऑब्टेन द लोअर लेवल डिटेल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. ठीक है. तो लोअर लेवल डिटेल्स को अपन ऑब्टेन करने के लिए रिफाइनमेंट किए जाएंगे. आई होप यहाँ तक क्लियर है. सो नेक्स्ट इसमें जो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सवाल उठेंगे तो वो ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डिज़ाइन. तो क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स? देखो तीन ही है. पहला
कि जो अगर डिज़ाइन अगर अच्छा है, ठीक है, चलो फिर से, यू आर कस्टमर, सॉरी आई एम अ कस्टमर, यू आर डेवलपर, सो चलो आप कस्टमर बन जाओ, अगर आप कस्टमर हो मैं डेवलपर हूँ, तो आपके हिसाब से एक गुड डिज़ाइन क्या है, जो इम्प्लीमेंट करे ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर। आप कस्टमर हो, आपने मुझको रिक्वायरमेंट्स दिए, तो गुड डिज़ाइन वो होगा जो सारे जो सारे रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट्स, व्हाट इज इम्प्लिसिट, तो समझो कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो कस्टमर ने तो जो रिक्वायरमेंट्स दिए सो दिए, अगर मैं इफ़ आई एम अ डेवलपर, सो आई नो अगर सॉफ्टवेयर के भी कुछ रिक्वायरमेंट होंगे ना, कि 4 GB रैम वाली पीसी में बनाऊंगा या 8 GB रैम वाली पीसी में बनाऊंगा, कितना स्टाफ, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ है, अगर कुछ इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट्स है तो उसको भी अपन को फुलफिल करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। सेकंड प्रॉपर्टी सिंपल होना चाहिए। सिंपल मतलब क्या, इतना सिंपल हो कि उसको 3 लोग समझ पाए, डेवलपर, टेस्टर, कस्टमर, तीनों चीज़ समझ जाने चाहिए। इतना इतना सिंपल इनफ, इट शुड बी सिंपल इनफ सो दैट डेवलपर, टेस्टर, कस्टमर तीनों को समझ में आ जाए। एंड थर्ड इज द डिज़ाइन शुड बी कम्प्रहेंसिव, मतलब सब कुछ कम्प्रहेंसिव मतलब क्या होता है, समझाना ईजी हो, ऐसा हो कि सब कुछ समझ में आ रहा हो, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो, कुछ एम्बिजियस ना हो, ठीक है। चलो, और यहाँ पे वही लिखा है, दैट मीन्स इट शुड प्रोवाइड द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। कंप्रहेंसिव मतलब ही ऐसा है कि सब कुछ एकदम क्लियर है, ठीक है, एक क्लियर कंप्लीट पिक्चर आपको प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट सबसे ज़्यादा पूछा गया हुआ टॉपिक 4.3, सॉफ्टवेयर क्वालिटी गाइडलाइंस एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो देखो भैया, मतलब क्या हमारे क्वालिटी गाइडलाइंस और एट्रीब्यूट्स की अगर में बात कर रहे हैं, तो पहले बताओ मुझे गोल, अगर मैं कोई अगर आप या मैं, तो दोनों में से अगर कोई डेवलपर है, सो व्हाट इज़ द गोल। गोल एक ही होता है कि हमको बनाना है एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, राइट। यही गोल होता है। गोल किसी भी एस डी बोले तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, किसी भी एस डी का गोल इज़ टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट, इन अभी अगर हाई क्वालिटी है या नहीं है कैसे पता चलेगा। कौन हर बार, कुछ ऐसा थोड़ी है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए नई नई चीज़ें, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। ऐसा कोई एक अंतिम परीक्षा हो या कोई अग्नि परीक्षा हो जिसके अंदर डाले सॉफ्टवेयर को, समझ में आ जाए कि क्वालिटी को विथस्टैंड कर रहा है या नहीं, राइट। तो इन ऑर्डर टू इवेल्युएट क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, अगर मुझे क्वालिटी इवेल्युएट करना है तो देयर शुड बी सम प्री डिफाइंड रूल्स या क्राइटेरिया, राइट। देर हर बार नया कौन दिमाग लगाएगा भाई, इतना हर 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 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए उसके क्वालिटी अगर असेसमेंट करना है तो एक नया रूल्स, नए क्राइटेरिया, नया दिमाग। इससे अच्छा है कि आई शुड हैव सम प्री डिफाइंड रूल्स या क्राइटेरिया जिसको मैं यूज़ कर सकूँ टू असेस माई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, राइट। सिंपल है, 2 पॉइंट हो गए। पहला तो अपना गोल है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, एंड टू इवेल्युएट माई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का क्वालिटी देयर मस्ट बी सम प्री डिफाइंड रूल्स, राइट, जिसको अपन ऐसे यूज़ कर सके टू असेस द सॉफ्टवेयर। अभी जो गाइडलाइंस है उसी को अपन गाइडलाइंस बोलते हैं, ठीक है। जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस ही सर्व करेंगे एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माई गुड डिज़ाइन। अभी जो क्वालिटी गाइडलाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, तो पहला, द डिज़ाइन आर्किटेक्चर शुड बी क्रिएटेड यूजिंग फॉलोइंग इश्यूज। ये कुछ इश्यूज दिए हैं यहाँ पे जिनको फॉलो करना चाहिए। क्या क्या है इसमें, पहला, जो डिज़ाइन आप बना रहे हो, ठीक है, जो भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर रहे हो शुड फॉलो या शुड क्रिएट बाय यूजिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड पैटर्न्स, ठीक है। जो कुछ भी अब मैं बना रहा हूँ वो आर्किटेक्चरल स्टाइल, देखो एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब क्या, फॉर एग्जांपल खाना खाने की अगर बात करूँ तो हम लोग राइट हैंड से खाते हैं ना, वी कैन ऑल्सो हीट विद लेफ्ट हैंड, या मैं हाथ घुमा के कैसे भी खा सकता हूँ, बट एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है, राइट। तो वही एक आर्किटेक्चरल स्टाइल, एक पैटर्न फिक्स है, तो वो जो मेरा सॉफ्टवेयर है जिसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा, जो मेरा हर एक जो कंपोनेंट है मेरे डिज़ाइन का शुड पॉसेस गुड डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक अच्छा बच्चा होना चाहिए वो, सबकी बात माने, मतलब फालतू, देखो फालतू ही पॉइंट्स है, बहुत इजी पॉइंट्स है, अपने को पता है सब चीज़ें। और तीसरा जो है कि जो मेरा डिज़ाइन शुड बी इवोल्यूशनरी। और इवोल्यूशनरी मतलब क्या, अगर इवोल्यूशनरी नहीं होगा सो क्या होगा, समझो मेरा जो डिज़ाइन है वो मैंने कुछ मॉड्यूल्स में बनाया है, मॉड्यूल्स 1, ठीक है, मॉड्यूल 1, सॉरी, समझे मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 2 है, क्या हो रहा है यार, मॉड्यूल 2 है, ये मॉड्यूल 3 है, ये मॉड्यूल 4 है, ठीक है। और इन सब को मैं इनसे इटरेट करते करते मेरा बनाऊंगा मेरा फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर इवोल्यूशनरी नहीं होगा तो ये जो मेरा मॉडल है मॉड्यूल 1, इसको अगर मैं अगर इवोल्यूशनरी नहीं होगा तो इसको मैं इवोल्यूट ही नहीं कर पाऊंगा, ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ये आगे कभी बढ़ेगा ही नहीं। अगर मेरे को इसको इवोल्यूट करना है, ठीक है, इवॉल्व करना है, तो मुझे ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा ताकि इवॉल्व कर सकूँ, चेंजेस कर सकूँ। आई होप समझ में आ गया होगा। तो वो यहाँ पे वही लिखा है कि जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होना चाहिए, वो इवोल्यूशनरी होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट के 3 हो गए। नेक्स्ट, जो हमने एक न्यूमेरिक्स याद किया था, याद है, कीड़ा, CIDA। तो यहाँ पर जो कीड़ा है, C फॉर कंपोनेंट्स, I फॉर इंटरफेस, ठीक है, D फॉर डेटा, एंड A फॉर आर्किटेक्चर। तो जो हमारा कीड़ा है उसको क्लियरली रिप्रेजेंट करना चाहिए हमारे डिज़ाइन ने,
ठीक है, जो हमारा डिज़ाइन है वो मॉड्यूलर मॉड्यूलर होना चाहिए, राइट। जो डेटा स्ट्रक्चर है वो अप्रोप्रिएटली चूज़ होना चाहिए। देखो कितनी सिंपल सी चीज़ है, क्या क्या देखा हमने देखा गाइडलाइंस फॉलो करने हैं। गाइडलाइंस क्या होने चाहिए, पहला आर्किटेक्चरल स्टाइल और पैटर्न को फॉलो करे, वो पोजेस कर रहे गुड डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, इवोल्यूशनरी हो, ठीक है। फिर वो हमारे कीड़ा को रिप्रेजेंट करे, जो डिज़ाइन है हमारा वो मॉड्यूलर हो। कितनी इजी इजी चीज़ें हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो है, ऑफ कोर्स अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि बना रहा हूँ कुछ और डेटा स्ट्रक्चर कुछ और ही चूज़ कर लूँगा। अप्रोप्रिएटली चूज़ करूँगा ना, मेरा प्रोजेक्ट क्या है, मेरा प्रोजेक्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसको उसके हिसाब से मैं अपना डेटा स्ट्रक्चर चूज़ करूँगा। तो शुड बी चूजन अप्रोप्रिएटली। नाउ कंपोनेंट्स कैसे यूज़ करूँगा मैं। नाउ आई विल गिव यू, सपोज आप डेवलपर हो, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ करोगे जो ऐसे हो कि डिपेंडेंट हो, मतलब हर एक कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ करोगे ना कि अगर मैंने उसको यूज़ किया तो जो मेरा फंक्शनल इंडिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी नहीं या इंडिपेंडेंसी, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि एक कंपोनेंट को कुछ हुआ तो दूसरा कंपोनेंट भी ख़राब हो जाएगा। ये डिपेंडेंसी हो गई, मुझे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। मैं ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ करूँगा जो मुझे फंक्शनल इंडिपेंडेंसी दे, तो राइट, तो मैं ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ करूँगा। और इसके अलावा इतने पॉइंट्स वैसे काफ़ी है, बट फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप ये जो बाकी 3 पॉइंट्स से देख सकते हो एक्स्ट्रा के लिए, कि जो हमारे जो इन्फॉर्मेशन है जो हमने ऑब्टेन की है, रिक्वायरमेंट। अब ये फेज़ था, अगर आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर तो आपको पढ़ा है, ये एक फेज़ होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जिसमें अपन रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। तो इस फेज़ में जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उस ऑब्टेन्ड, ठीक है, जो ऑब्टेन किया इन्फॉर्मेशन हमने इस फेज़ में से, उसको यूज़ करके हमारा डिज़ाइन शुड बी क्रिएटेड, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी भरता बना रहे, राइट। उसके बाद इंटरफेस, इंटरफेस ऐसे हो कि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। कॉम्प्लेक्स इंटरफेस किसी को नहीं पसंद है भैया। तो जो इंटरफेस ऐसे हो कि कॉम्प्लेक्सिटी बिटवीन द कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम गेट रिड्यूस, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, ये रहने दो, अभी 7 पॉइंट्स काफ़ी है आई थिंक। तो एक बार फटाक से रिवाइज करते क्या क्या देखा, कि हमने देखा अगर डिज़ाइन का जो गोल है, गोल इज HQ, मतलब हाई क्वालिटी। किसी भी डिज़ाइन का गोल ये होता है हाई क्वालिटी। नाउ देयर शुड बी सम प्री डिफाइंड रूल्स, राइट। देयर शुड बी सम प्री डिफाइंड रूल्स या क्राइटेरिया जिसको मैं यूज़ करके अपने सॉफ्टवेयर को एसेस कर सकूँ, अपने प्रोडक्ट को एसेस कर सकूँ, ठीक है। तो वो उसे गाइडलाइंस कहते हैं। गाइडलाइंस क्या होते हैं हमने देखा, पहला गाइडलाइन तो ये देखा कि जो मेरा डिज़ाइन है वो मैं आर्किटेक्चरल स्टाइल को, पैटर्न को फॉलो करे, ठीक है। वो एक गुड डिज़ाइन के एक्ट्रेसिक पोजेस करे, इवोल्यूशनरी हो, वो मेरे कीड़ा को रिप्रेजेंट करे, मॉड्यूलर हो, डेटा स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएटली चूज़ किया हो, कंपोनेंट्स ऐसे हो कि फंक्शनल इंडिपेंडेंसी का मुझे एंजॉय करने मिले, है ना। मैं एंजॉय कर पाऊँ मेरे फंक्शनल इंडिपेंडेंसी। और जो मैं अपना डिज़ाइन बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी भरता बना रहा हूँ। रिक्वायरमेंट एनालाइज फेज़ में जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर किया है, जो ऑब्टेन किया है, उसको यूज़ करके ही मुझे अपना मॉडल क्रिएट करना है। इंटरफेस ऐसा हो कि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, राइट। सब चीज़ें अगर आप दो एक बार 10 सेकंड पीछे करोगे, मेरे साथ साथ बोलोगे, ये आंसर पूरा याद हो गया है आपको, ठीक है। अब आपको कभी पलट के देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर इज डन, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं अभी। एज यू कैन सी, यहाँ पे आप एस लेके पॉज करके देख लेना, वही सवाल हर बार कितने बार पूछा गया है। अपन आगे बढ़ रहे हैं। सो हियर बाय नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक फ्रेमवर्क कॉन्सेप्ट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग द राइट सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा होगा आपको क्या कर रहा है, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है फॉर इम्प्लीमेंटिंग राइट सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क, मतलब बैकबोन टाइप, ठीक है। इसमें हमारे कुछ टाइप्स दिए हुए हैं हमको। अब इस टाइप्स को याद देखो, जब अगर नेमिंग में आया तो नाम तो सारे देने पड़ेंगे, लेकिन इन डिटेल हमको सारे नहीं पढ़ने, इन डिटेल्स हमें कुछ ही पढ़ने हैं इन सारों में से। बट इन सारों का नाम याद ज़रूर होना चाहिए। तो इनका नाम याद करने के लिए मैंने क्यूमेनिक्स बनाया है। मान लो एक अमर नाम का बच्चा है जो बाबर पेन ड्राइव भूल जाता है, बाबर पेन ड्राइव घुमा देता है, तो अमर अमर फिर पेन ड्राइव भूल गया, ठीक है। अमर फिर PD, मतलब पेन ड्राइव भूल गया, घुमा दिया, तोड़ दिया, वॉट एवर यू वॉन्ट। सो फर्स्ट लेट अस गेट फेमिलियर विद दिस टर्म्स। ये टर्म्स क्या है, तो पहला वी हैव एब्स्ट्रैक्शन, मॉड्यूलैरिटी, आर्किटेक्चर, ठीक है, रिफाइनमेंट, पैटर्न, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, फंक्शनल इंडिपेंडेंस, रिफैक्टरिंग एंड डिज़ाइन क्लासेस, ठीक है। फिर से एक बार एब्स्ट्रैक्शन, मतलब एक बार टर्म्स पता चल गए तभी तो समझ में आएगा ना। अमर फिर पेन ड्राइव में मतलब क्या होना चाहता है, बस अमर फिर पेन ड्राइव याद है, अंदर कुछ याद ही नहीं। तो देखो, A इज़ फॉर एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, A इज़ फॉर आर्किटेक्चर, M इज़ फॉर मॉड्यूलैरिटी, R इज़ फॉर रिफाइनमेंट,
एफ इज़ फॉर फंक्शनल इंडिपेंडेंस, हमने कुछ जस्ट पहले बात किया था, ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स हो जो फंक्शनल इंडिपेंडेंट हो, राइट। आई इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन, ज़रा कॉमन से टर्म्स है तो शायद आपको याद हो जाएंगे इजीली, ठीक है। आर इज़ फॉर रिफैक्टरिंग, पी इज़ फॉर पैटर्न एंड डी इज़ फॉर डिज़ाइन क्लासेस, ठीक है। जिसमें अपने को देखो फिर से एक बार, ठीक है, अब अगर आप एक बार बिना देखे ट्राई करोगे, अगर आपको ये टर्म्स फेमिलियर है, ठीक है, इफ़ यू आर फेमिलियर विद दिस टर्म्स, जो कितने यहाँ पे 5 4 9 टर्म्स हैं यहाँ पे, टर्म्स अगर फेमिलियर है तो फिर हमारे फिर पीडी में कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये फॉर एब्स्ट्रैक्शन, मॉड्युलैरिटी एंड सो ऑन, ठीक है। आप एक बार 10 सेकंड पीछे करके वापस देख लो, आई बेट यू आपको याद हो जाएगा। अपन आगे बढ़ते हैं, अपन नॉवेल जो इसमें से एकदम जो सबसे ज़्यादा टॉपिक्स जो पूछे गए इनमें से अपन उस पर डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो इनमें से फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मॉड्यूलैरिटी, ठीक है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर को अपन डिवाइड करते हैं इनटू सेपरेटली नेम्ड और एड्रेसेबल कंपोनेंट्स, मतलब एक एक मेरे सॉफ्टवेयर को मैंने डिवाइड कर दिया अलग अलग, जिनके अलग अलग नाम दे दिया, सेपरेटली नेम कर दिया, और एड्रेस मतलब उनको एड्रेस कर सके ऐसे नाम, ठीक है, एड्रेसेबल कंपोनेंट्स, जिसको अपन कहते हैं मॉड्यूल्स। अगर आपने किसी बुक्स के भी आपने देखे होंगे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मतलब एक बुक के मॉड्यूल्स होते हैं, और हर एक बुक का अलग अलग एक नाम होता है। देखिए मॉड्यूल 1 अबाउट, देखिए अगर मान लो हैरी पॉटर मॉड्यूल 1 उसका एक नाम होगा, हैरी पॉटर मॉड्यूल 2 उसका एक नाम होगा, है ना। सेपरेटली नेम एंड एड्रेसेबल कंपोनेंट्स। एग्जांपल के लिए अभी जो इसमें प्रॉब्लम क्या था ना कि मोनोलिथिक मतलब क्या, विदाउट मॉड्यूल मतलब सिंगल, ठीक है। देयर आर नो मॉड्यूल्स इन मोनोलिथिक, मोनो मतलब सिंगल। तो मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर पहले जो कॉन्सेप्ट था वो इसका था, मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर का। तो इसमें क्या था ना, ये इट इज़ हार्ड टू ग्राफ्स। पहले बात तो ये ग्राफ्स करने में मतलब समझने में बहुत दिक्कत है, किसके, हमको क्या करना है, समझना इन लोग को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को समझना है, तो इन लोग को ही समझने में बहुत दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो इसी वजह से नाउ इट हैज़ बिकम ट्रेंड ये होता है कि आप किसी बड़े प्रॉब्लम को लो, उसको बांट दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, फिर उसको सॉल्व करो। तो नाउ इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड टू डिवाइड द सॉफ्टवेयर इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक को नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन एक को रिलेशन होता है किसमें, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ठीक है। आपके मॉड्यूल्स कितने मॉड्यूल्स है एंड कितने उसका ओवरऑल कॉस्ट क्या आएगा, वो एक ये बीच में एक रिश्ता होता है, ठीक है। इसे अपन कहते हैं कोरिलेशन। अब ये रिश्ता कैसे होता है समझने के लिए आप एक एग्जांपल दिया हुआ है, एकदम अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा एग्जांपल देख के। मान लो दो प्रॉब्लम्स है ए और बी, ठीक है, जिनका वेराइंग मतलब अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। वेराइंग मतलब बदलता रहता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी है ए का वो बड़ा है देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बी। समझ में आ रहा है, ए का जो ए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है देन बी। नाउ ऑब्वियसली देन अगर ए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो जो एफर्ट्स है रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ए वो ज़्यादा होगा देन बी, ठीक है। एफर्ट ज़्यादा है तो ऑफकोर्स अगर एफर्ट ज़्यादा लग रहे हैं तो टाइम की अगर बात करो तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा टू सॉल्व प्रॉब्लम ए देन एज कम्पेयर टू बी। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब इसमें ऐसा है कि जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है, ओवरऑल मतलब जो पूरा जो मैंने सारे मॉड्यूल का जो मैंने कॉम्प्लेक्सिटी मिलाया, ठीक है, वो होगी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी। और जो मैं सिंगल मॉड्यूल्स की बात कर रहा हूँ होगा हमारा इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्सिटी। तो जाहिर सी बात है जो मेरा ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है, दो प्रॉब्लम का, वो ऑफकोर्स ज़्यादा होने वाला है देन द इंडिविजुअल। जब मैं अगर उनको इंडिविजुअली कंसिडर करूँगा तो उनसे तो ज़्यादा ही होगा ना, ठीक है। तो ये इधर अपन अपन एक पिक्चर में अपना एक रोल अपन देखते हैं, वो है डिवाइड एंड रूल, ठीक है। नाउ दिस लीड्स टू डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी। डिवाइड एंड रूल इधर ही काम आता है। डिवाइड एंड रूल में मतलब क्या, वही करना है अपने को एक डिवाइड करना है, कॉन्फर स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपन प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं तो स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स एंड जो सोल्यूशन निकलता है वो क्या होता है, सारे सब प्रॉब्लम्स को मिला के निकलता है, ठीक है। नाउ ऐसा हो सकता है कि दस डिवाइडिंग द सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम इनटू मैनेजेबल नंबर ऑफ पीसेस लीड्स टू कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलैरिटी। सो अभी ये लाइन पढ़ के तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मॉड्यूलैरिटी। क्या हुआ यहाँ पे, डिवाइडिंग द सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स, अपने सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स को मैनेजेबल नंबर ऑफ पीसेस। अभी ऐसे नहीं कि आपको प्रॉब्लम था एक और आपने उसको 1000 पीस कर दिया, अब आपको वो भी दिक्कत पड़ रहा है। मैनेजेबल, इतने ही पीसेस करो जितने मैनेज कर सको, ठीक है। तो इनको डिवाइड करना है उसको मैनेजेबल नंबर ऑफ पीसेस, इसी को अपन कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलैरिटी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद कुछ चीज़ें समझने वाली ये है कि इट इज़ पॉसिबल, मतलब हमको ऐसा लगेगा कि कंक्लूड, इट इज़ पॉसिबल टू कंक्लूड, मतलब ऐसा अपन बोल सकते हैं कि अगर इफ़ वी सब डिवाइड द सॉफ्टवेयर इनडिफिनेटली, मतलब अगर मैंने अनगिनत पार्ट में अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया तो जो मेरे एफर्ट्स है वो भी बहुत कम लगेंगे। हर एक कंपोनेंट, हर एक जो पार्ट है उसको एफर्ट बहुत कम, मान लो अगर टोटल एफर्ट 100 लग रहे थे, ठीक है, और मैंने उसको 100 हिस्सों में बांट दिया तो मुझे हर एक छोटे छोटे पार्ट में एक ही एफर्ट लग रहा है, हर एक पार्ट में एक एफर्ट। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ,
ठीक है, लेकिन दिस कंक्लूजन इज इनवैलिड, ये गलत होता है। गलत क्यों होता है? क्योंकि अगर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो जितने ज़्यादा मॉड्यूल्स दोगे, समझो कि मेरा जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट था, ठीक है, वो 60, उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 60 था, मतलब उसका एफर्ट 60, मान लो एक मेजरेबल क्वांटिटी मान ली मैंने, एफर्ट्स को 60 ही था, पर मेरे को लगा बहुत बड़ा है तो मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 100 हिस्सों में। अब मुझे हर एक एफर्ट, हर एक पार्ट को एक एक एफर्ट देना पड़ेगा। तो अब मैंने 60 को 100 बना दिया, क्योंकि मैंने उसको डिवाइड करके 100 कर दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है कि यहाँ पे वही लिखा था कि अगर अगर आपने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इंक्रीज कर दिए तो जो एफर्ट्स है डेवलपिंग ईच मॉड्यूल वो भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? हमको ऐसा लगा कि जितना जितना मैं स्मॉलर पार्ट कर दूंगा उतना मेरा काम कम हो जाएगा, उतने एफर्ट्स कम हो जाएंगे, बट ये रॉन्ग है। जितने आप उसको ज़्यादा पार्ट्स कर दोगे इंडिविजुअली एफर्ट्स बढ़ेगा, और अगर इंडिविजुअली एफर्ट्स बढ़ रहा है तो जब मैं इसे कंबाइन करूंगा तो मेरे फिर से एफर्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है आगे भी कि ऑफ कोर्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। मान लो अगर 60 एफर्ट्स के लिए मुझे मान लो 60 रुपये लग रहे थे, अब मैंने उस 60 एफर्ट्स को, मेरे को लगा बहुत हार्ड है तो मैंने डिवाइड कर दिया 100 हिस्सों में, अब मेरे को 100 रुपये लग जाएंगे, हर एक पर एफर्ट्स 1 रुपीज़, तो मेरा कॉस्ट भी बढ़ गया ना, कॉस्ट बढ़ जाएगा। फिर एफर्ट जो है, एफर्ट मतलब जो इंटीग्रेट करने के बाद जब मैं सारे मेरे एफर्ट्स को इंटीग्रेट करूंगा तो आई फाइंड दैट वो 60 के बजाय 100 हो गया, तो मेरा ओवरऑल एफर्ट भी बढ़ जाएगा, तो टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमको ये सब कहानी से समझ में यही आया है कि ओवर मॉड्यूलरिटी हो या अंडर मॉड्यूलरिटी हो, दोनों ही गलत है, दोनों को अपन को अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे ये पार्ट अपना खत्म होता है। दिस इज अ डायग्राम, यू कैन रिफर इफ़ यू वांट, इजी है, ठीक है, ये डायग्राम याद करने के लिए। यहाँ पर लिखा भी डायग्राम में क्या कैसे हो रहा है। और इसमें एक और कुछ 3 4 5 चीज़ें अगर हैं तो ये है कि मेयर नाम का कोई बंदा था, ठीक है, जिसने डिफाइन किए थे क्राइटेरिया दैट इनेबल अस टू इवेल्युएट डिज़ाइन मेथड विद रिस्पेक्ट टू अबाउट, मतलब उसने कुछ ऐसे क्राइटेरिया हमको इनेबल किए थे ताकि अपन हम लोग एक इफेक्टिव मॉड्यूलर सिस्टम बना सके। तो उसके हिसाब से जो चीज़ें थी वो थी मॉड्यूलर 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 छोड़ दो, डिकम्पोजिबिलिटी, कंपोजिबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और मॉड्यूलर कंटिन्यूटी और प्रोटेक्शन भूल गया था मैं, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा होता है आप एक बार पढ़ लेना। मैं चलो देख देता हूँ कि क्या है कंपोज, व्हाट इज कंपोज। अच्छा पहले डिकम्पोज मतलब क्या, बांटना, ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट को डिकम्पोज करना मतलब उसको टुकड़ों में बांटना। तो यहाँ पे वही है, एक प्रॉब्लम को आप डिवाइड करोगे। सो नाउ दिस इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग अगेन। सो आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है भैया? आर्किटेक्चर मतलब ढांचा एक बना हुआ प्रॉपर आर्किटेक्चर, उसको बोलते हैं ना, कुछ कुछ बन गया। तो चलो ये सब फालतू बात छोड़े, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है वो देखो। आर्किटेक्चर मतलब क्या? आर्किटेक्चर मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरऑल स्ट्रक्चर। आपका जो स्ट्रक्चर है तो जो आप रिप्रेजेंट करोगे उसी को आप बोलोगे ना आर्किटेक्चर, है ना। बिल्डिंग का जब आर्किटेक्चर क्या होता है, तो जब बिल्डिंग आर्किटेक्चर होता है तो क्या होता है, जो स्ट्रक्चर जो डायग्राम्स में कंप्यूटर्स में बना होता है, जब उसको आप बनाते हो रियल में तो उसी को बोलते हैं ना बिल्डिंग आर्किटेक्चर। तो वही है स्ट्रक्चर जो है आपके इंटीग्रेटेड सिस्टम का, उसको जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसी को अपन कहते हैं आर्किटेक्चर, ठीक है। सो आर्किटेक्चर मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। नाउ अभी सिस्टम में क्या होता है, अब आर्किटेक्चर में क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर वेरियस कंपोनेंट्स इंटरैक्ट, ठीक है, कंपोनेंट्स होते हैं आर्किटेक्चर के अंदर और कंपोनेंट्स इंटरैक्ट करते हैं, और जो डाटा होता है स्ट्रक्चर का इज यूज बाय वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक है। सो आर्किटेक्चर में ऐसा तो थोड़ी आर्किटेक्चर में एक ही कंपोनेंट है, देयर विल बी वेरियस कंपोनेंट्स इन योर आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट इंटरैक्ट करते हैं, और जो डेटा है स्ट्रक्चर का वो यूज़ होता है वेरियस कंपोनेंट। ऐसा नहीं आपके जो जो स्ट्रक्चर डेटा था वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट यूज़ कर रहा है, अलग अलग कंपोनेंट आपके जो स्ट्रक्चर का डेटा यूज़ करेंगे ना। दिस कंपोनेंट्स को अपन कहते हैं सिस्टम एलिमेंट्स, राइट। इसको क्या कहते हैं अपन, सिस्टम एलिमेंट्स। अब आर्किटेक्चर क्या करता है, आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है हमें बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो बेसिक फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो हमको कौन प्रोवाइड कर रहा है, आर्किटेक्चर। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आगे के इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ होंगे वो स्मूथली सिस्टमैटिक मैनर में हो पाएंगे। अगर मुझे अपने जो इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ है वो मुझको स्मूथली सिस्टमैटिक मैनर में अगर मुझे कंडक्ट करवाना है तो उसके पहले मुझे क्या चाहिए, आर्किटेक्चर चाहिए। क्यों? आर्किटेक्चर मुझे प्रोवाइड करेगा बेसिक फ्रेमवर्क, राइट, ये बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा मुझे, ताकि मैं आगे जो मेरे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ है उसे मैं कंडक्ट कर पाऊँ। देखो अब ये 4 5 बार पढ़ लो, और इसको मतलब ये, क्योंकि मेन तो आपको टेबल के मार्क्स मिलेंगे जो ये 4 चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो वेरियस सिस्टम मॉडल्स अपने को दिए हुए हैं। तो वी हैव स्ट्रक्चरल मॉडल, फ्रेमवर्क मॉडल, फ्रेमवर्क मॉडल, सॉरी, डायनामिक मॉडल,
प्रोसेस मॉडल एंड फंक्शनल मॉडल। स्ट्रक्चर मॉडल में क्या होता है, ये क्या कर रहा है, जो हमारा ओवरऑल आर्किटेक्चर है, ओवरऑल आर्किटेक्चर जो है सिस्टम का, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रक्चर मॉडल। तो क्या कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग ओवरऑल आर्किटेक्चर। खत्म। फ्रेमवर्क मॉडल क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क और करस्पॉन्डिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, स्ट्रक्चरल मॉडल का काम क्या था, स्ट्रक्चरल मॉडल का काम था कि ओवरऑल आर्किटेक्चर सिस्टम का रिप्रेजेंट करे। फ्रेमवर्क मॉडल का काम है कि वो मेरे आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क एंड उसकी करस्पॉन्डिंग कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करे, शो करे। डायनेमिक मॉडल मतलब क्या, डायनेमिक ये कि अगर कुछ चेंज करता हूँ मैं मेरे सिस्टम में, ठीक है, तो वो चेंजेस को रिफ्लेक्ट, मतलब शोज द रिफ्लेक्शन ऑफ चेंजेस ऑन द सिस्टम। सिस्टम में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं उनको रिफ्लेक्ट करे। और ऑफ कोर्स जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू एक्सटर्नल इवेंट्स। एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उन्हें रिफ्लेक्ट करे। ये काम किसका है, डायनेमिक मॉडल का। प्रोसेस मॉडल का काम क्या है, जो सीक्वेंस है और प्रोसेस और उनका फंक्शनिंग, उनको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, देखो नाम से ही है प्रोसेस मॉडल, मतलब कुछ तो प्रोसेस की बातें हो रही होगी, तो जो सीक्वेंस है प्रोसेस का और उनके फंक्शनिंग का, उसे रिप्रेजेंट करना काम है इसका। अभी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक और न्यूमेरिक्स है इसके लिए मेरे पास, वो आप देख लो, वो शायद उसके बाद हो जाएगा आपको याद। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ इधर लिखता हूँ मैं, एस एफ पी डी एफ। ठीक है, एस एफ पी डी एफ। अब ये एस एफ मतलब आप बोलो साफ पी डी एफ, या आपको जो मन करे, एस एफ पी डी एफ, सिस्टम फोर्स, कुछ भी जो आपका मन करे। ठीक है, एस मतलब है हमारा स्ट्रक्चरल, ठीक है, एफ इज़ फॉर फ्रेमवर्क, पी इज़ फॉर प्रोसेस, डी इज़ फॉर डायनामिक एंड एफ इज़ फॉर अगेन फ्रेमवर्क। ठीक है, अच्छा एक फ्रेमवर्क एक फंक्शनल। तो यहाँ पे ऐसे शायद ईजी होगा याद करना। तो पहला वाला क्या है, स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, ये मुझे बताता है ओवरऑल आर्किटेक्चर सिस्टम का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फ्रेमवर्क ये क्या करता है, मुझे ये बताएगा आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क एंड करस्पॉन्डिंग कैपेबिलिटीज। राइट। पी मतलब क्या, प्रोसेस मॉडल, ये क्या बता रहा है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस, उनके फंक्शनिंग। डी मतलब क्या, डायनामिक मॉडल, ये क्या दिखा रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ चेंजेस ड्यू टू एक्सटर्नल इवेंट्स, बराबर। एफ मतलब क्या, फंक्शनल मॉडल। फंक्शनल मॉडल क्या कर रहा है, जो मैंने बताया नहीं, ये कर रहा है कि जो फंक्शनल हेरियार्की है, फंक्शनल हेरियार्की जो अगर हो रही है सिस्टम के अंदर, वो मुझे बता रहा है फंक्शनल मॉडल। इजी है, एस है पी डी एफ। आप एक बार पीछे करना 10 सेकेंड, फिर से एक बार देखना ऐसे पीडीएफ। अगर आप ये समझ जाओगे, मतलब आई थिंक ये याद हो जाएगा, फिर आपको फिर आपस पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपन अभी आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इन रो हमारा रिफाइनमेंट है। ठीक है, तो रिफाइनमेंट देख लेते हैं एक बार, ये भी बहुत ईजी है। रिफाइनमेंट मतलब क्या, रिफाइन करना। ठीक है, छानना, जितने बार तुझे छनती है उतना वो डिटेल्स पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो रिफाइनमेंट मतलब क्या, एक्चुअली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इलाबोरेट करना। ठीक है, इलाबोरेट मतलब उसको और इलाबोरेट करना। जैसे कि एक एब्स्ट्रैक्ट था, रिफाइन किया मतलब इलाबोरेट किया। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स ऐड किए, और इलाबोरेट किया और डिटेल्स ऐड किए। जितना रिफाइंड होगा उतना लास्ट में एक खतरनाक मज़ेदार प्रोडक्ट बन के मिलेगा। ठीक है, तो रिफाइनमेंट मतलब क्या, समझ में आया, इज एक्चुअली प्रोसेस ऑफ इलाबोरेशन। राइट नाउ सेकंड, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट इज अ टॉप डाउन डिज़ाइन स्ट्रैटेजी, जिसको प्रपोज किया था निकलाउस विर्थ ने। ठीक है, अब इसको ऐसे याद कर लो, इसका नाम में है निकलाउ, सॉरी जाने तो छोड़ो, निकलाउस। ठीक है, निकलाउस एंड वर्थ, वर्थ को विर्थ कर दिया है। ठीक है, मैंने ऐसा नाम याद किया था, बाकी आपकी मर्जी। इफ़ यू हैव सम अदर न्यूमोनिक्स यू कैन यूज दैट टू। नाउ दिस आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, इसको डेवलप कैसे किया है, ऑफकोर्स इसको डेवलप किया है बाय सक्सेसिवली रिफाइनिंग लेवल्स ऑफ प्रोसीजरल डिटेल। व्हाट इज प्रोसीजरल मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप। पहला कुछ स्टेप होगा अपने, या कुछ एक प्रोसेस होगी। ठीक है, तो इसको डेवलप भी ऐसे किया है हमने, सक्सेसिवली रिफाइन करेंगे मतलब क्या, रिफाइन हो गए हर सक्सेसिव, मतलब बताऊंगा ना आपको, जैसे कि 1 का सक्सेसिव, 2 का सक्सेसिव, 3 का सक्सेसिव, 4, तो वैसे ही रिफाइन होंगे चीज़ें कहाँ पे, हमारे प्रोसीजरल डिटेल पे। ठीक है, नाउ जो प्रोसेस है हमारे रिफाइनमेंट का इज़ वेरी एनालॉगस, मतलब मिलता जुलता है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, एक और रिफाइनमेंट प्रोसेस होता है हमारे रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। ठीक है, हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा है व्हाट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो यहाँ पर भी एक रिफाइनमेंट होता है। तो जो हमारा रिफाइनमेंट है यहाँ पे वो काफ़ी एनालॉगस है। तो आपको इस अंग्रेजी में देखिए कैसे लिखा है कि जो प्रोसेस है प्रोग्राम रिफाइनमेंट का, वो इज़ वेरी एनालॉगस टू द प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट एंड पार्शनिंग दैट इज यूज ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो आप वही चीज़ है जो मैंने हिंदी में बताई, आप अंग्रेजी में लिखी है। और यहाँ पे दूसरा है कि एब्स्ट्रैक्शन या रिफाइनमेंट जो है काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स है, मतलब काफ़ी मिलते जुलते हैं। बस फ़र्क कितना है, मेजर डिफरेंस यही है कि एब्स्ट्रैक्शन में जो है लो लेवल डिटेल्स को अपन सप्रेस करते हैं, उतना भाव नहीं देते लो लेवल डिटेल्स को, लेकिन वही वेयर एज इन रिफाइनमेंट व्हाट वी डू इज़ वी इलॉबरेट द लोअर लेवल डिटेल्स। सिंपल है,
यहाँ पे अपन एब्स्ट्रैक्शन में सप्रेस करते हैं लोअर लेवल डिटेल्स को, या भाव नहीं देते, और यहाँ पे ज़्यादा ही भाव देते हैं रिफाइनमेंट में। तो यही फ़र्क था। इसके बाद अपना ये भी टॉपिक खत्म होता है। विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी हैज़ इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। तो इसमें क्या होता है अपन देखते हैं। पहली बात कि अपन इसमें अपन बात करेंगे कि देखो अपन जो कुछ भी देख रहे हैं मॉड्यूल्स, अपन इतनी देर से अपन मॉड्यूल्स की बात करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव अगर मेरे को, अगर जो मेरा मॉड्यूल का डिज़ाइन है मॉड्यूल का, अगर हमको इफेक्टिव चाहिए, सो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरा, नाउ क्या होता होगा इन्फॉर्मेशन हाइडिंग में, होता यही है, कुछ अपने को पता है हाइड करें। इन्फॉर्मेशन हाइड करना मतलब क्या, मॉड्यूल्स कुछ ऐसे डिज़ाइन किए जाएंगे इन सच अ वे, ठीक है, दैट इन्फॉर्मेशन कंटेन इन वन मॉड्यूल। एक मॉड्यूल की जो इन्फॉर्मेशन है दूसरे मॉड्यूल को एक्सेस नहीं होगी, कैन नॉट बी एक्सेसिबल टू अदर मॉड्यूल। वी ऑलरेडी नो सच पॉइंट्स, राइट। नाउ इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हिडन है, तो बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो पास हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अपन इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो ए में जो भी इन्फॉर्मेशन थी, सपोज मॉड्यूल ए के सारे इन्फॉर्मेशन बी को एक्सेस होंगे, ऐसा नहीं होगा, कुछ ही होंगे, ठीक है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो जो पास होंगे मेरे किसी दूसरे अदर मॉड्यूल्स को। तो इसका एडवांटेज यही है कि टेस्टिंग और मेंटेनेंस में काफ़ी हेल्प होती है अगर ये प्रॉपर्टीज़ मेरे पास है तो, राइट। नाउ ड्यू टू इन्फॉर्मेशन हाइडिंग की वजह से क्या होता है, समझो कोई प्रोसीजर है, प्रोसीजर मतलब मान लो कोई फंक्शन है, कोई मेथड है, ठीक है, कोई प्रोसीजर है जो एक किसी मॉड्यूल में लिखा हुआ है, उसको मैंने हाइड कर दिया और मैंने अनदर मॉड्यूल। तो इसकी वजह से क्या होगा, दिस अवॉइड्स एरर्स, ठीक है, फ्रॉम मतलब एरर का प्रोपोगेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है। मान लो एक क्लास ए में कोई मेरा मेथड था जो रॉन्ग था, और मैंने क्लास बी में पूरा पूरा मेरा ए का मेथड शेयर किया हुआ है, तो बिकॉज ए में मेरी गलती हुई थी, ठीक है, बिकॉज मेरी गलती ए में हुई थी, अब वो प्रोपोगेट हो जाएगी बी को भी। ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए भी यूज़ दिस अपना इंफॉर्मेशन हाइडिंग, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पे लिखा है, दो जस्ट सेकंड, लेट मी इरेज दिस। सो नेक्स्ट वी हैव दिस अल्टीमेटली अवॉइड इंट्रोडक्शन ऑफ एरर्स। इसके वजह से एरर के इंट्रोडक्शन कम हो जाते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली वन कैन मेक चेंजेस वेरी इजीली, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस भी करने हैं आपको तो वो बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी में चेंज करोगे तो अफेक्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। अगर देखो मान लो अगर मैंने मॉड्यूल्स में इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं किया हुआ, शेयर किया हुआ है, तो अगर मैंने कुछ चेंजेस ए में किए, राइट, तो वो बी में अफेक्ट हो जाएगा। मेरे को ये नहीं चाहिए। इट शुड बी इंडिपेंडेंट। अगर ए में कुछ चेंज किया, इट शुड नॉट अफेक्ट एनीथिंग इन द मॉड्यूल बी, राइट। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, अपन आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी हैव इज फंक्शनल मॉड्यूल, ठीक है। सॉरी, अब सही है। तो फंक्शनल इंडिपेंडेंसी मतलब क्या होता है, हमने देखा इंडिपेंडेंसी मतलब यही भैया, इंडिपेंडेंट होना, जो आपने बात किया था ए और बी का तुम मॉड्यूल हो तो इंडिपेंडेंट हो। तो अगर फंक्शनल इंडिपेंडेंसी मुझे अचीव करनी है तो वो कैसे होगी, डेवलपिंग द मॉड्यूल्स विद अ सिंगल माइंडेड अप्रोच। सिंगल माइंडेड अप्रोच अगर यूज़ किया जाएगा तब जाके जो मेरे फंक्शनल इंडिपेंडेंसी मुझे ऑब्टेन कर पाऊंगा मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो फंक्शनल इंडिपेंडेंस, अभी अगर मैंने फंक्शनल इंडिपेंडेंस यूज़ किया, विल से इट एफ आई इन शॉर्ट, ठीक है। इफ़ आई यूज़ एफ आई, दैट इज़ फंक्शनल इंडिपेंडेंस, मेरे इंटरफेस जो होते हैं वो सिंप्लीफाइड हो सकते हैं, ठीक है। विल कीप इट सिंपल, क्यों कॉम्प्लेक्स वर्ड देखने हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करके अपन इंटरफेस को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। नाउ इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स आर ईजियर टू मेंटेन। अगर मेरे फंक्शनल इंडिपेंडेंस है, तो फॉर सपोज मेरे पास मॉड्यूल ए है, बी है, सी है, डी है, दिस आर पार्ट ऑफ वन मेन प्रोग्राम, बट दिस ऑल आर सब मॉड्यूल्स, दे आर मॉड्यूल्स है, राइट। इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स है ये। नाउ अगर इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स है तो अगर इसमें कुछ एरर हुआ तो देर आर वेरी फ्यू चांसेस, और अप टू देर आर लाइक नो चांसेस कि जो एरर है मेरा प्रोपोगेट होगा बी टू सी टू डी, बिकॉज मैंने इन्फॉर्मेशन हाइड की हुई है, राइट। उसके बाद फंक्शनल इंडिपेंडेंस, जो हमारा फंक्शनल इंडिपेंडेंस है वो फंक्शनल इंडिपेंडेंस, सॉरी, फंक्शनल किधर गया वो, हाँ, जो मेरा फंक्शनल इंडिपेंडेंस है, ठीक है, इज़ अ की टू गुड डिज़ाइन। ऑफकोर्स अगर अगर मुझे गुड डिज़ाइन चाहिए, मैं क्या, आप बताओ, अगर एक गुड डिज़ाइन चाहिए आपको तो आप कोई ऐसा डिज़ाइन चाहोगे क्या कि अगर मैंने ए में कुछ चेंज किया तो बी में, अगर ए में कुछ एरर हुआ तो बी में प्रोपोगेट हो जाए, नहीं, राइट। मैं मुझे मुझे ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। आई वांट फंक्शनल इंडिपेंडेंस। तो ये फंक्शनल इंडिपेंडेंस जो है की है गुड डिज़ाइन का, और गुड डिज़ाइन जो है वो की है सॉफ्टवेयर क्वालिटी का। ऑफकोर्स अगर डिज़ाइन अच्छा होगा तो क्वालिटी आपकी इंप्रूव होने वाली है, अच्छी होने वाली है, राइट। नाउ वी मेजर बेनिफिट ऑफ फंक्शनल इंडिपेंडेंसी इज इफेक्टिव मॉड्यूलिटी। जो आपका मॉड्यूल्स है वो बहुत इफेक्टिव होंगे। इफेक्टिव मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, काकार होंगे, ज़्यादा इफेक्टिव होंगे अगर आपने
FI या फंक्शनल इंडिपेंडेंस यूज़ किया है तो। नाउ इसके दो क्राइटेरिया होते हैं। द फंक्शनल इंडिपेंडेंस इज असेस्ड यूजिंग टू क्वालिटेटिव क्राइटेरिया, कोहेजन एंड कपलिंग। ये लास्ट टॉपिक बचा कोहेजन कपलिंग, इसके बाद अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से। सो लेट्स सी व्हाट्स कोहेजन कपलिंग इज। सो फर्स्ट वी हैव कोहेजन। ठीक है, कोहेजन देखते हैं कोहेजन में क्या है। तो कोहेजन में कुछ नहीं भैया, इन कोहेजन की मदद से भी अपन वही करते हैं जो अति देर से करे आते हैं, हम लोग कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। ठीक है, कोहेजन मतलब क्या, कोहेजन मॉड्यूल परफॉर्म ओनली वन टास्क। ठीक है, एक बार में एक काम। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसीजर विद वेरी वेरी लिटिल इंटरेक्शन विद अदर मॉड्यूल्स। ये मानो अकड़ू जैसा है, अब एक काम करेगा, एक बार में एक काम करेगा, फोकस रहेगा और बाकी मॉड्यूल से बहुत कम इंटरेक्शन होगा। ठीक है, अगर बात दूसरे कम शब्दों में कहा जाए तो कोहेसिव मॉड्यूल्स परफॉर्म ओनली वन थिंग, एक ही चीज़ परफॉर्म करता है। ठीक है, ये तो फालतू चीज़ थी, मेन तो ये है पास्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो जो कोहेजन के टाइप्स है, पहले टाइप्स पे एक बार नज़र घुमा लेते हैं। व्हाट टाइप्स वी हैव कोइंसिडेंशियली कोहेसिव, राइट, लॉजिकल कोहेसिव, टेम्परल कोहेजन, प्रोसीजरल कोहेजन, मैं कोहेसिव बोल रहा था, एंड कम्युनिकेशन कोहेजन। ठीक है, तो कोहेजन में अपन बात किसकी कर रहे होते हैं, टास्क की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, हर एक मॉड्यूल्स में टास्क होते हैं, राइट ना। कुछ अगर मॉड्यूल ए है, मॉड्यूल ए में कोई टास्क हो रहा होगा, राइट, मॉड्यूल ए में कोई टास्क हो रहा होगा, बी में कोई टास्क हो रहा होगा, सी में कोई टास्क हो रहा होगा, तो मॉड्यूल में टास्क हो रहा होता है और इन कोहेजन में अपन टास्क की बात करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सॉरी फर्स्ट विल सी इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूंस कोहेसिव में क्या होता है। तो इसमें ये होता है कि दिस मॉड्यूल्स इन विच सेट ऑफ टास्क आर लूजली कनेक्टेड। ठीक है, जो सेट ऑफ टास्क है वो एक दूसरे से बहुत लूजली कनेक्टेड है। ठीक है, इसका कीवर्ड क्या है, इसका कीवर्ड एक अपन कीवर्ड बनाएंगे, इसका कीवर्ड है लूजली कनेक्टेड। ठीक है, तो इसका कीवर्ड क्या है, एल, लूजली कनेक्टेड। किसका, इसका। ठीक है, जिसमें सेट ऑफ टास्क जो है मेरे लूजली कनेक्टेड है, दैट इज नथिंग बट माई कोइंसिडेंशियली कोहेसिव। लॉजिकल कोहेसिव में क्या होगा, मेरे जो सेट ऑफ टास्क है, अब देख रहे होंगे जो सेट ऑफ टास्क है आर लॉजिकली रिलेटेड विद ईच अदर। वहाँ पे क्या था, लूजली रिलेटेड विद ईच अदर, यहाँ पे क्या है, लॉजिकली रिलेटेड विद ईच अदर। तो यहाँ पे क्या है, लॉजिकली। तो यहाँ पर मैं कीवर्ड लिख लेता हूँ, एल जी। ठीक है, लॉजिक का एल जी। तो ये किसका है, मेरा लॉजिकल कोहेसिव का, राइट। नाउ टेम्परल में क्या, टेम्परल में समझ में आ रहा है आपको, टेम्पररी ऐसा कुछ मतलब वर्ड, सब वेरी फेमिलियर वर्ड, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, ऐसे मॉड्यूल है जहाँ पे जो हमारे टास्क है कैसे हो रहे हैं, आर नीड टू बी एग्जीक्यूटेड इन सम स्पेसिफिक टाइम स्पैन। ठीक है, लगातार नहीं करना, कुछ स्पेसिफिक टाइम स्पैन में करना है। तो दिस इज माई टेम्परल, राइट, दिस इज माई टेम्परल कोहेजन। नेक्स्ट नेक्स्ट भी है प्रोसीजरल कोहेजन। ठीक है, प्रोसीजरल कोहेजन में अच्छा इसका कीवर्ड नहीं लिखा हमने, इसका कीवर्ड लिखता हूँ मैं टी। ठीक है, अभी प्रोसीजरल में क्या होता है, नाउ देखो वो नाम में ही सब कुछ होता है। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर मतलब क्या, कुछ वेल डिफाइंड रूल्स। प्रोसीजर वही होता है ना जो पहले डिफाइंड होता है, हमको पता होता है पहला स्टेप क्या, सेकंड स्टेप क्या, थर्ड स्टेप क्या। तो यही पे यहाँ पर भी वही है कि वाइल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को प्रोसेस करते समय ऐसे मॉड्यूल्स, मतलब ऐसे मॉड्यूल जिसमें जो टास्क है वो एग्जीक्यूटेड इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर, तो उसको अपन कह देंगे प्रोसीजरल। ठीक है, और लास्ट है हमारा कम्युनिकेशन। अभी कम्युनिकेशन मतलब क्या, बातचीत है ना, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे किसी से कम्युनिकेशन हो रहा होगा, ऐसे एलिमेंट जहाँ पे मॉड्यूल शेयर करेंगे अपना डाटा, इस मॉड्यूल को अपन कहते हैं कम्युनिकेशन। देखो बहुत ईजी है, सारा सेंटेंस अपने को देखना ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई नो इसके अंदर मेन मुद्दा क्या है, जैसे कि फर्स्ट इसका क्या था, इसका था लूजली, है ना, पहले वाला का मुद्दा क्या था, इसका मुद्दा था लूजली, इसका मुद्दा था लॉजिकली, इसका मुद्दा था कुछ कुछ स्पेसिफिक टाइम स्पैन पे, इसका मुद्दा था कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर में, और इसका क्या था, डाटा शेयर करना। और इसको इनको याद करने की मैंने एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। लाइक आप कुछ अपना न्यूमेरिक्स बना सकते हो, बट मेरा न्यूमेरिक्स ऐसा है कि मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, कल्प्रिट। लेट मी राइट इट फॉर यू, आई राइट इज कल्प्रिट, CLPR, दिस इज आर। ठीक है, टी, ये आर है, ये वाला आर है। ठीक है, सी स्क्वायर। तो सी से एक है कोइंसिडेंशियली, एक है कम्युनिकेशनल। ठीक है, एल से भी है लॉजिकली, पी आर से भी है प्रोसीजरल, एंड टी से भी है टेम्परल। कल्प्रिट मतलब पता है ना, गुनहगार। सो मतलब आपके हिसाब से अगर कुछ अच्छा लगे आपको तो आप अपना बना लेना, मैंने ये बनाया हुआ है कल्प्रिट। ठीक है, CLPRT। सो अपन आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट वी हैव कपलिंग। सो लेट्स सी व्हाट कपलिंग इज। कपलिंग मतलब कपल करना। ठीक है, जैसा आप समझ रहे हो ये कुछ कुछ वैसा ही है। तो कपलिंग मतलब क्या, ये कपलिंग या क्या दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, हाउ मॉड्यूल्स कैन बी कनेक्टेड विथ ईच अदर या अदर मॉड्यूल या आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है,
कैसे मॉड्यूल्स को अपन आज एक दूसरे से कपल के करें, जोड़े उनको, या आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे जोड़े, ये कौन दर्शाता है? कपलिंग। कपलिंग कुछ नहीं, कपलिंग एक मेजर है। मेजर ऑफ किसका मेजर? मेजर ऑफ इंटरकनेक्शन, ठीक है। इंटरकनेक्शन मेजर मतलब उसको नापने का। कपलिंग इज अ मेजर ऑफ इंटरकनेक्शन अमॉन्ग द मॉड्यूल्स इन अ प्रोग्राम स्ट्रक्चर। एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर के जो अलग अलग मॉड्यूल्स के, उनका जो इंटरकनेक्शन का जो मेजर है वो कैसे होता है? कपलिंग के थ्रू होता है, ठीक है। कपलिंग डिपेंड करता है इंटरफेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, ठीक है। जो मॉड्यूल्स के बीच में जो इंटरफेस कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर डिपेंड करता है। और गोल, कपलिंग का गोल ये होता है कि लोएस्ट पॉसिबल कपलिंग अपने को फाइंड करना होता है, ठीक है। द गोल इज टू फाइंड लोएस्ट पॉसिबल कपलिंग अमंग द मॉड्यूल्स। और अगर अच्छा कपलिंग है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ गुड कपलिंग क्या है कि शुड रिड्यूस, दो चीज़ रिड्यूस करना चाहिए। पहला जो रिड्यूस करना चाहिए वो क्या? चेंज इम्पैक्ट, रिपल फैक्टर। और दूसरा, रिड्यूस द कॉस्ट इन प्रोग्राम चेंजेस, टेस्टिंग मेंटेनेंस, ठीक है। प्रोग्राम चेंजेस, टेस्टिंग मेंटेनेंस, ठीक है, पहला ये। दूसरा, अवॉइड चेंज इम्पैक्ट एंड रिपल इफेक्ट्स, ठीक है। इनको दो चीज़ को रिड्यूस करना है, ठीक है। क्या फिर से एक बार, इसको रिड्यूस करना है क्या? चेंज इम्पैक्ट एंड रिपल इफेक्ट्स। और दूसरा, इसको रिड्यूस करना है कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम चेंजेस, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके टाइप्स होते हैं डेटा कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, कॉमन कपलिंग, कंटेंट कपलिंग। अब इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, जैसे कि आप देखते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। तो पहली बात, पहले देखो अपना डेटा कपलिंग कैसे हो रहा है। ये होता है पॉसिबल बाय पैरामीटर पासिंग। विल कीप इट सिंपल, इट इज़ पॉसिबल बाय पैरामीटर पासिंग। अगर आपको दिमाग आपका स्ट्रॉन्ग है तो अभी भी देख लो। और डेटा इंटरेक्शन, ठीक है। दूसरा है कंट्रोल कपलिंग। इसमें ये कैसे होता है? बाय शेयरिंग रिलेटेड कंट्रोल डेटा, क्लियर है। बाय शेयरिंग रिलेटेड कंट्रोल डेटा, डेट इज कंट्रोल कपलिंग। कॉमन कपलिंग में क्या? कॉमन कपलिंग शेयर करता है कॉमन डाटा या ग्लोबल डाटा। ग्लोबल डाटा अगर आपने थोड़ी सी कोडिंग गलती से थोड़ी कर ली होगी, मैंने थोड़ी कर ली थी फर्स्ट ईयर में, तो आपको पता होगा एक ग्लोबल वेरिएबल होता है ना, कॉमन वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल सबके लिए कॉमन होता है वो, उस टाइप का। तो उस डाटा को शेयर करना, दैट इज़ कॉमन कपलिंग, ठीक है ना। कंटेंट कपलिंग में क्या होता है कि ऐसा जब एक मॉड्यूल किसी ऐसा डाटा को यूज़ कर ले, ठीक है, मेक यूज़ ऑफ डाटा, व्हेन वन मॉड्यूल मेक यूज़ ऑफ डाटा जो किसी और मॉड्यूल ने मेंटेन करके रखा था अपने पास, ठीक है। और कंट्रोल मतलब मेक यूज़ ऑफ डाटा या कंट्रोल, डी या सी, डाटा कंट्रोल का यूज़ कर ले, ठीक है, जो किसी मेंटेन किया था अदर मॉड्यूल ने, तो उसे कहते हैं कंटेंट कपलिंग। समझ में आया? इसको भी याद, इसको तो बहुत इजी है, डी सी सी सी, तो वो मैं इसको याद करता हूँ सी स्क्वायर डी, ठीक है। सी स्क्वायर, सॉरी, सी क्यूब डी, सी क्यूब डी। नाउ सी से वी हैव कंट्रोल, वी हैव कॉमन, वी हैव कंटेंट, एंड डी से वी हैव डाटा, और लास्ट में तो सब कपलिंग ही है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। एंड फाइनली लास्ट टॉपिक वी हैव रीफैक्टरिंग। सबसे इजी यही है, ठीक है, तुरंत खत्म हो जाएगा रीफैक्टरिंग। सॉरी, इसका नाम कट हो गया, हाँ, रीफैक्टरिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है? रीफैक्टरिंग नेसेसरी क्यों है, ठीक है? फॉर सिंप्लीफाइंग द डिज़ाइन विदाउट चेंजिंग द फंक्शन और बिहेवियर, ठीक है। डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने हैं, बट अगर मैंने चेंजेस किए तो मेरा फंक्शन ही चेंज हो गया, बिहेवियर ही चेंज हो गया, ये ना हो, इसके लिए एक टर्म वी यूज़, दैट इज़ रीफैक्टरिंग, ठीक है। रीफैक्टर ऐसे करना है कि चेंज होने के बाद देयर शुड बी नो चेंज इन फंक्शन और बिहेवियर। नाउ फाउलर नाम का कोई तो था महान पुरुष, उसने ऐसा डिफाइन किया रीफैक्टरिंग को कि दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, इन सच अ वे, इस तरीके से चेंज करना है सॉफ्टवेयर का प्रोसेस कि जो एक्सटर्नल बिहेवियर है वो डू नॉट गेट चेंज। जो हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर है, ऊपर ऊपर से देखोगे तो कुछ लगेगा नहीं कुछ चेंज भी हुआ है, लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो गया है, ठीक है। हमारे ऐप्स में होता है रिफैक्टरिंग। लाइक अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है, कुछ अपडेट्स होते हैं जो बहुत दिख के आते हैं, पर कुछ अपडेट्स ऐसे होते हैं आपको पता नहीं चलते हुए, बट हमारा ऐप इंप्रूव हो चुका है। पर ऐसा नहीं है कि मैं उस इंप्रूवमेंट की वजह से मेरा ऐप ने काम करना ही बंद कर दिया, या कुछ फाउल काम कर रहा है, मैंने मैसेज किसी और को भेज दिया, चला किसी और, ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ सेम, ऊपर ऊपर से सब सेम दिखता है, बट आई नो कुछ तो अपडेट हुआ है 12 MB का, 13 MB का, जो मैंने अभी तक कल, समझ में आ रहा है, जाके मैंने इंस्टॉल किया है, बट वो दिख के नहीं आता, वही चीज़ है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये रिडंडेंसी अचीव कर सकते हैं। इनएफिशिएंट एल्गोरिदम जो है, जो एल्गोरिदम काम के नहीं है उसको अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। इनएक्यूरेट डेटा स्ट्रक्चर को अपन रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। डिज़ाइन फेलियर्स को अपन रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो ये जो फैसला होता है रिफैक्टरिंग का, ये कौन लेता है? ये लेता है डिज़ाइनर, ठीक है। कौन डिज़ाइनर? जो डिज़ाइन करे अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को। तो यहाँ पे ये पूरा टॉपिक खत्म होता है, और इसके PYQs आप देख सकते हैं यहाँ पे। तमाम जो सवाल पूछे हुए हैं देख रहे हो आप, रिफैक्टरिंग, कोहेसिव, मॉड्यूलर, ये सब हमने किया है, मॉड्यूलर्स है ना, कोहिजन, कपलिंग, वही सब PYQs पूछे गए हैं। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, रिफाइनमेंट, आर्किटेक्चर, पैटर्न। तो जो सबसे ज़्यादा पूछे हुए क्वेश्चन हैं आपको जो दिख रहे होंगे, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रही होगी, अब सब हमने कवर कर चुके हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट IMP टॉपिक वी हैव इज आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, ठीक है। तो आर्किटेक्चरल मॉडल या स्टाइल, ये क्या है? ये पैटर्न है
जिसको यूज़ करके जो हमारा आर्किटेक्चर है सॉफ्टवेयर का वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। बट हाउएवर जो ज़्यादातर जो बड़े बड़े सिस्टम होते हैं उनका ऐसा सिंगल पैटर्न नहीं होता, वो हेट्रोजेनस होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे पैटर्न्स मिक्स होते हैं, सब थोड़ी है कि पूरा पूरा सिस्टम हम एक ही किसी अप्रोच पे या एक ही पैटर्न पे बना देंगे, पैटर्न चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कैटेगरीज हैं जो डिफाइन करते हैं हमारे आर्किटेक्चरल स्टाइल को, जो इंपॉर्टेंट हैं, कंपोनेंट्स, कनेक्टर, कंस्ट्रेंट, सिमेंटिक। ये इतना नहीं ज़्यादा चांस नहीं इसके आने के, अपना मेन तो गेम यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। बट ये थोड़ा इसके क्या टुगेदर है इस पिक्चर का, तो ज़रा देखना पड़ रहा है। तो कंपोनेंट्स मतलब क्या, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एग्जांपल दिया है। कनेक्टर्स मतलब क्या, जो इनेबल कम्युनिकेशन, कनेक्ट कर रहा है, तो इनेशन कम्युनिकेशन इनेबल कर रहा है। कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या, जो ये डिफाइन कर रहा है कि मेरे सिस्टम को कैसे मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। और सिमेंटिक मॉडल मतलब क्या, डिफाइन कर रहा है कि मेरे सिस्टम्स का ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स पार्ट्स। स्पेसिफाई कर रहा है सब कुछ, मेरे सिस्टम का प्रॉपर्टी क्या है, पार्ट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो वी हैव सी एस, ठीक है। क्या बनेगा इसका, सी स्क्वायर एस। हमारा तो ब्रांच ही सी एस है ना, तो इसका तो बहुत इजी न्यूमेरिक्स है, सी एस, ठीक है, सी स्क्वायर एस, ठीक है, सी क्यूब, सॉरी सी क्यूब एस, ठीक है। तो वी हैव सी से वी हैव कंपोनेंट्स, कनेक्टर, कंस्ट्रेंट, एंड सी से वी हैव सिमेंटिक मॉडल्स, ठीक है। अभी मेन चीज़ है यहाँ ये, अपने को ये देखो नाम तो सारे याद करने पड़ेंगे, लेकिन जो डिटेल में अपने को बस कॉल एंड रिटर्न पढ़ना है, कॉल रिटर्न आर्किटेक्चर, लेयर आर्किटेक्चर, डेटा सेंटर, ये जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे हुए हैं एग्जाम में। बाकी ये दोनों नहीं भी किया तो चलता है, बट ये तो सबसे ज़्यादा सारे जो अटैक हुए हैं PYQs इसी पे हैं। तो इन सब के नाम, पहले आप एक बार नाम से रूबरू हो जाइए कि सब नाम क्या क्या है। वी हैव डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर, डेटा फ्लो आर्किटेक्चर, कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये नाम तो कभी भूलोगे नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एंड लेयर्ड आर्किटेक्चर। अब इसमें से जो ये स्टार्टिंग के ये जो नाम है ये तो याद हो ही जाएंगे क्योंकि डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चे। ये दो नाम तो इसमें से एक तो ये नाम याद ही है आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बस अब बचा क्या, डेटा फ्लो। डेटा फ्लो तो भैया अब डेटा फ्लो हो गया, 3 बार डेटा फ्लो बोल दिया, डेटा फ्लो याद ही हो गया होगा। और इसको याद करने का एक निमानिक्स जो है वो मैंने कुछ ऐसा बनाया है, COLD, कोल्ड, COLD स्क्वायर। सो सी से यू हैव कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर, राइट। ओ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे बोल सकते हो, L से लेयर्ड, है ना। एंड D से दो है, एक है डेटा सेंटर्ड और एक है डेटा फ्लो। डेटा यहाँ पे सेंटर में है, डेटा यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। डेटा एक में सेंटर में है, एक में डेटा फ्लो हो रहा है। तो अपन विल मूव ऑन विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर। तो ये जो डेटा सेंटर आर्किटेक्चर है, ठीक है, इसके नाम में ही समझ में आ रहा है डेटा सेंटर में। तो ये देखिए डेटा स्टोर डायग्राम देख लेते हैं एक बार। वी हैव डेटा स्टोर इन सेंटर एंड देन वी हैव क्लाइंट सॉफ्टवेयर विच इज सराउंडिंग आवर डेटा स्टोर फ्रॉम ऑल पॉसिबल साइट्स घेर के रखा है, ठीक है। तो इसमें डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे लिखे जो आर्किटेक्चर है, इसमें जो डेटा स्टोर है वो कहाँ लाइक कर रहा है भैया, सेंटर में, सही है, सेंटर में लाइक कर रहा है ऑफ द आर्किटेक्चर, राइट। एंड द अदर कंपोनेंट्स, बाकी सारे कंपोनेंट जो इसके इर्द गिर्द नाच रहे हैं, ठीक है। तो ये डेटा स्टोर हमारा सेंटर में, और जो बाकी कंपोनेंट है इसको एक्सेस कर रहे हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक्सेस 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 एक्सेस, सब उसको एक्सेस कर रहे हैं। अभी जो एक्सेस होता है, ये एक्सेस कैसे होता है, कॉल करके तो नहीं होता होगा, तो कैसे होता है, परफॉर्मिंग, कॉल मतलब जो हम लोग उसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मिंग ये होता है बाय परफॉर्मिंग ऐड, डिलीट एंड मॉडिफाई ऑपरेशंस। इनको ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करके इसको एक्सेस किया जाता है। कभी कभी जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है वो जो है रिक्वेस्ट करता है डाटा टू सेंट्रल रिपोजिटरी, ठीक है, कभी कभी इसको रिक्वेस्ट करता है फॉर द डाटा सेंट्रल रिपोजिटरी से। और कभी कभी के जो है ये किधर गया, क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो है एक्सेस करता है डाटा फ्रॉम सेंट्रल रिपोजिटरी, कभी कभी रिक्वेस्ट करता है, कभी कभी एक्सेस करता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होता, विदाउट चेंज इन डाटा, डाटा में कोई चेंज नहीं हो रहा, ये जो का त्यो है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। कोई एक्शन चेंज नहीं हो रहे, कोई सॉफ्टवेयर एक्शन रिएक्शन कुछ चेंज नहीं हो रहा। अभी एक प्रॉपर्टी पोजेस करती है, प्रॉपर्टी है इंटरचेंजेबिलिटी, ठीक है। इंटरचेंजेबिलिटी मतलब क्या, मैं किसी कंपोनेंट को इस आर्किटेक्चर में रिप्लेस कर सकता हूँ जब मुझे ज़रूरत होगी, किसी भी न्यू कंपोनेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ विदाउट अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है। अभी डेटा सेंटर आर्किटेक्चर में डेटा जो है वो पास होता है अमंग द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट से कंपोनेंट डेटा अपन पास करते हैं। और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ पे दिए, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डेटाबेस एलिमेंट्स होते हैं, टेबल्स हो गए, क्वेरीज हो गए। और जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर हैज़ टू रिक्वेस्ट, ये तक काम का नहीं, ठीक है, ये कंपोनेंट्स तक हो गया तो काफ़ी है। अभी अपन दूसरा देखते हैं, डेटा फ्लो आर्किटेक्चर, जो काम करने कितना हमारे नेक्स्ट कॉल एंड रिटर्न ये काम का है, तो ये देखते हैं। ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या हो रहा है कि इस प्रोग्राम स्ट्रक्चर को अपन इजीली मॉडिफाई या स्केल कर सकते हैं, राइट।
अभी क्या होता है, जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं विद इन, पता होगा आपको, मॉड्यूल्स। एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर को मैंने मॉड्यूल्स प्रोग्राम के अंदर जो है डिवाइड कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में, राइट। और ये जो मॉड्यूल्स एक दूसरे को कॉल करते हैं, ये हाउ नहीं यहाँ पे का ना, ये वर्ड गलती से आ गया होगा यहाँ पे, हाँ। इन दिस आर्किटेक्चर मॉड्यूल जो एक दूसरे को कॉल करती है, राइट। अभी इसमें क्या होता है ना, हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो डिकम्पोज होता है, मतलब टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो अब आगे के जो प्रोसेस होते हैं, फिर वो टुकड़ों पे होने के बाद आगे फर्दर कैरी ऑन होती है। तो द प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिकम्पोज द फंक्शन इनटू कंट्रोल हायरार्की वेयर द मेन प्रोग्राम इन्वोक्स द नंबर ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। जो मेन प्रोग्राम है, देखो यहाँ पे देखो मेन प्रोग्राम ने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को इन्वोक किया है, जगाया है, उकसाया है, पिन किया है, वॉट एवर यू लाइक टू से। तो मेन प्रोग्राम ने जो है नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को इन्वोक किया है, ठीक है। ये इतना लिखना है, ये डायग्राम फुल मार्क्स, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। लास्ट वी हैव लेयर्ड, वो देख लेते हैं। हेयर वी हैव लेयर आर्किटेक्चर, इसमें सब कुछ लेयर, नाम में समझ में आ रहा है, लेयर लेयर की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो लेयर आर्किटेक्चर में दिख रहा है आपको, इस कंपोज ऑफ डिफरेंट लेयर, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स आपको दिख रहे होंगे, राइट। तो हर एक लेयर का एक मकसद होता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं फालतू में कुछ भी लेयर बना के छोड़ दी, हर एक लेयर का इंटेंट होता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। सो मशीन इंस्ट्रक्शन कैन बी जनरेटेड, मशीन इंस्ट्रक्शन जनरेट करने के लिए हर एक लेयर का अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है, एक स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। नाउ वेरियस कंपोनेंट्स, जो हर एक लेयर के कंपोनेंट्स, हर एक लेयर में उनके खुद के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। नाउ दोस कंपोनेंट्स हैव टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक ऑपरेशन, राइट। यहाँ पे लिखा है कि उन कंपोनेंट्स को अपने उनके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑपरेशंस या पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल आउटर लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग यूजर इंटरफेस ऑपरेशन, ठीक है। आउटर लेयर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, परफॉर्मिंग यूजर इंटरफेस ऑपरेशन। और जो इनर लेयर है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, टू परफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस। बढ़िया है, ठीक है। आउटर लेयर रिस्पॉन्सिबल है यूजर इंटरफेस ऑपरेशन के लिए, और जो हमारा इनर लेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के लिए। नाउ जो बाकी जो बचे इंटरमीडिएट लेयर, ठीक है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यूटिलिटी सर्विस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फंक्शन जो है प्रोवाइड करते हैं। ये अपना हो गया, यहाँ पे इसका थ्योरी खत्म, ये डायग्राम है, ठीक है। यू कैन सी दिस कोर लेयर, ये हैव दिस इंटरमीडिएट यूटिलिटी लेयर, ठीक है, आउटर लेयर, इनर लेयर, ये आप देख लेना। उसके बाद ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। हियर यू कैन सी द PYQs, कॉल रिटर्न, लेयर्ड, डेटा सेंटर्ड, ठीक है, वही है। कोई इसमें N3 आर्किटेक्चरल स्टाइल, कॉल एंड रिटर्न, ठीक है। आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में बताओ। सो यही PYQs में जिस पर अटैक किया था हमने उस पर अटैक कर दिया, बात खत्म, इसके साथ चैप्टर भी खत्म। धन्यवाद।